हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 1 का जीई फिलॉसफी का चैप्टर 2, द चैलेंज ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। लेट्स स्टार्ट। Different cultures have different moral beliefs and practices. What is considered right in one culture may be considered wrong in another culture. Basically ये क्या बोल रहे हैं कि हर एक कल्चर का डिफरेंट मॉरल बिलीफ होता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, मॉरलिटी का डिफरेंट डेफिनेशन होती है, डिफरेंट बिलीफ होता है और अलग अलग प्रैक्टिस होती है किसी भी चीज़ को लेके। तो व्हाट इज़ कंसिडर्ड राइट इन वन कल्चर मे बी कंसिडर्ड रॉन्ग इन अनदर कल्चर। एक कल्चर में कुछ सही हो जिसका मतलब ये नहीं है कि वो हर कल्चर में सही होगा। व्हाट इज़ कंसिडर्ड राइट इन वन may be considered wrong in another culture. तो यहाँ पे एक कोड है कि morality differ in every society and is a convenient term for socially approved habit. तो morality जो वर्ड है वो हर सोसाइटी में डिफरेंट होती है। तो हमने चैप्टर 1 में morality समझा क्या होती है, 3 केसेस के एग्जाम्पल से समझा। तो morality हर एक कल्चर में डिफरेंट होती है एंड इज़ अ कन्वीनियंट टर्म फॉर सोशली अप्रूव्ड हैबिट। तो जो भी सोशली अप्रूव्ड हैबिट है उस कल्चर की, जो भी उस कल्चर की सोसाइटी अप्रूव करती है, उसी वे में वो लोग morality को डिफाइन करते हैं। द स्टोरी ऑफ डेरियस। Darius, the king of ancient Persia, was interested in understanding culture differences. He believed that a wise person should appreciate the custom of different societies rather than assuming that one culture is superior to another. तो डेरियस क्या बिलीव करते थे कि हर एक पर्सन को, एक वाइज पर्सन को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर एक सोसाइटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, हर एक सोसाइटी अलग होती है एक दूसरे से। यानी कि हर सोसाइटी का डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हर सोसाइटी को बोले कि हमारा कल्चर दूसरे कल्चर से अच्छा है या फिर वन कल्चर इज सुपीरियर टू अनदर। सो बेसिकली वो बिलीव करते थे कि हर एक वाइज पर्सन को हर एक कल्चर, हर एक सोसाइटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना चाहिए और ऐसा अज्यूम नहीं करना चाहिए कि कोई एक सोसाइटी, कोई एक कल्चर एक दूसरे कल्चर से सुपीरियर है। सो हर एक सोसाइटी के डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना चाहिए। टू डेमॉन्स्ट्रेट दिस आइडिया, डेरियस कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग 2 ग्रुप, द ग्रीक एंड द कैलेटिशियंस। तो उन्होंने 2 ग्रुप को स्टडी किया, 2 ग्रुप के बारे में जाना, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उन्होंने ग्रीक और कैलेटिशियंस के बारे में। तो the Greek practices cementation and believed burning the body of the dead was the proper and respectful way to conduct funeral rites. तो बेसिकली जो ग्रीक होते थे वो लोग ये बिलीव करते थे कि जब कोई मर जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी को बर्न करना एक प्रॉपर और रिस्पेक्टफुल वे होता है किसी भी फनरल को कंडक्ट करने को। किसी भी फनरल को कंडक्ट करना, उनको रिस्पेक्ट करना एक बहुत रिस्पेक्टफुल वे होता है अगर उनकी बॉडी को हम बर्न कर दें। तो बेसिकली आजकल यही हो रहा है सब। तो ग्रीक ये लोग बिलीव करते थे। अब जो कैलेटिशियंस होते थे, कैलेटिशियंस, a tribe from India, followed the custom of eating the bodies of their dead fathers as a way of honoring them. तो बेसिकली जो कैलेटिशियंस होते थे, इंडिया के कुछ ट्राइब है वो एक, तो वो ये बिलीव करते थे कि उनकी डेड फादर्स की बॉडी को ईट करना एक वे है उन्हें ऑनर करने का। तो वो ऐसा बिलीव करते थे। Darius' observation. When Darius asked Greek if they would eat the bodies of their dead father, they were horrified and refused. तो जब डेरियस ने ग्रीक्स को ये पूछा कि क्या वो अपने डेड फादर की बॉडी को ईट करेंगे, खाएंगे, तो वो बहुत हॉरिफाइड हो गए। तो उन्होंने बोल दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। सिमिलरली व्हेन ही आस्क्ड द कैलेटिशियंस इफ दे वुड बर्न द बॉडीज ऑफ देयर डेड फादर, दे रिएक्टेड विद इक्वल शॉक। और जब उन्होंने कैलेटिशियंस को सेम चीज़ बोली कि तुम जैसे जो ग्रीक करते थे, उन्होंने कैलेटिशियन को वही बोला कि क्या तुम अपने फादर्स की बॉडी बर्न करोगे, तो उन्होंने भी इक्वल शॉक से रिएक्ट किया। तो बेसिकली क्या समझा हमने इस एक्सपेरिमेंट से कि कस्टम्स एंड मॉरल बिलीफ वेरी अक्रॉस कल्चर। कस्टम और मॉरल बिलीफ हर कल्चर में अलग होता है। व्हाट अपीयर्स नेचुरल एंड एक्सेप्टेबल इन वन सोसाइटी में सीम शॉकिंग और इमोरल इन अदर। एक सोसाइटी में जो नेचुरल और एक्सेप्टेबल है वो दूसरी सोसाइटी में शॉकिंग और इमोरल हो सकता है। तो जैसे जो प्रैक्टिस ग्रीक लोग करते थे अपने डेड फादर्स के साथ, अपने डेड पीपल के साथ, वो कैलेटिशियंस नहीं कर सकते थे। उनको वो बहुत हॉरिफिक और ट्रबलसम लगता था। और जो कैलेटिशियंस करते थे वो ग्रीक को वो वियर्ड लगता था। तो बेसिकली हर एक कल्चर, हर एक कस्टम एंड मॉरल बिलीफ हर कल्चर में डिफ़र करता है। क्या कस्टम है, क्या मॉरलिटी का मीनिंग है, क्या बिलीव्स है, वो हर कल्चर में डिफ़र करता है। एक कल्चर में जो चीज़ नेचुरल है, एक्सेप्टेबल है, वो दूसरे कल्चर में शॉकिंग और इमोरल हो सकती है। तो द स्टडी ऑफ Darius illustrates an important sociological and philosophical observation. Different culture possesses different moral codes. People often believe that their own customs are correct because they are familiar with them. तो हर एक कल्चर एक दूसरे से डिफ़र करता है
और डिफरेंट मॉरल कोड्स होते हैं हर एक कल्चर में, बट पीपल ऑफ्टन यही बिलीव करते हैं कि उनका खुद का कल्चर करेक्ट है क्योंकि वो उससे फेमिलियर होते हैं। तो ये एक important sociological and philosophical observation थी। However, exposure to other culture reveals that many moral beliefs are shaped by social tradition and culture practices। बट अगर हम दूसरे कल्चर से एक्सपोज होंगे, अगर हमें दूसरे कल्चर का एक्सपोजर मिलेगा तो हमें ये रिवील होगा कि हर एक कल्चर का सोशल ट्रेडिशन और कल्चर प्रैक्टिसेस अलग होता है और वो शेप्ड होता है उनके खुद के प्रैक्टिसेस से। तो बेसिकली जो भी कोई कल्चर का ट्रेडिशन है या उनकी पुरानी कल्चर प्रैक्टिसेस है, उसी से उनका मॉरल बिलीफ शेप होगा, बिकॉज हर एक कल्चर की जो हिस्ट्री होती है वो बेसिकली एक सर्वाइवल को शो करती है कि उनका जो सब ट्रेडिशंस है, रूल्स है, वो कैसे उनके सर्वाइवल को मेंटेन करते थे। तो उसी से उनका बिलीफ, सब सिस्टम, मॉरल कोड, सब बिलीफ एंड आइडिया, सब कुछ जो सोचने का तरीका है, जो प्रैक्टिसेस है, उसी से वो शेप हुई है। The chapter also discusses the custom of Eskimos। तो हम एस्किमोज के एग्जाम्पल पे आते हैं। वो lived in regions such as Alaska, Northern Canada, Greenland and नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया। तो एस्किमोज यहाँ पे रहते थे, अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा, ग्रीनलैंड वगैरह पे रहते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड दैट मेनी एस्किमोज कस्टम्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी। तो एस्किमोज का कस्टम बहुत डिफरेंट होता था वेस्टर्न सोसाइटीज़ से। मैरिज प्रैक्टिसेस। एस्किमो मैरिज कस्टम वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैरिज सिस्टम फाउंड इन मैनी मॉडर्न सोसाइटी। तो जो एस्किमोज का मैरिज कस्टम होता था वो बहुत डिफरेंट होता था। मैरिज सिस्टम जो आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में फाउंड किया था उससे वो बहुत डिफरेंट होता था। मैन ऑफ्टन हैड मोर देन वन वाइफ। तो उनके सिस्टम में, उनके कस्टम में जो मैन होता था उनकी मोर देन वन वाइफ होती थी। वाइफ्स वर समटाइम्स शेयर्ड विद गेस्ट एज अ साइन ऑफ हॉस्पिटलिटी। तो एक हॉस्पिटलिटी का साइन दिखाने के लिए भी वाइफ्स को वो अपनी शेयर करते थे अपने गेस्ट से। अ पावरफुल मेल कुड समटाइम्स डिमांड एक्सेस टू अदर मेन्स वाइफ। तो पावरफुल मेल होता था उनकी सोसाइटी में, दूसरे लोगों की वाइफ के पास उनका एक्सेस होता था, वो डिमांड कर सकते थे एक्सेस। वुमेन कुड लीव देयर हस्बैंड एंड फॉर्म न्यू रिलेशनशिप इफ दे विश। और वुमेन्स पे भी ये फ्रीडम था कि वो अपने हस्बैंड को जब चाहे लीव कर सकते हैं, वो न्यू रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं। दीज प्रैक्टिसेस शो दैट आइडियाज अबाउट मैरिज एंड फैमिली डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। तो ये क्या शो करता है कि जो मैरिज और जो फैमिली है, इसका आइडिया भी, हर चीज़ का आइडिया बेसिकली एक दूसरे कल्चर से डिफर करता है। एटीट्यूड टुवर्ड ह्यूमन लाइफ। The Eskimos also followed customs regarding life and death that were different from those accepted in many other society। उनका लाइफ और डेथ का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो भी दूसरी सोसाइटी से बहुत डिफरेंट था। Infanticide was sometimes practiced within Eskimos community। तो बेसिकली इन्फेंटिसाइड क्या होता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी को मार देना। Parents could decide whether a newborn child would be allowed to live। फीमेल इन्फेंट्स वर मोर लाइकली टू बी किल। तो पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि वो कोई न्यूबॉर्न चाइल्ड है, वो लिव करे या ना करे, वो पेरेंट्स डिसाइड करते थे। और बहुत कॉमन होता था उनकी कम्युनिटी में न्यूबॉर्न को मार देना। फीमेल इन्फेंट्स वर मोर लाइकली टू बी किल। तो फीमेल को ज़्यादा किल करने का प्रोबेबिलिटी थी उनकी कम्युनिटी में। सच एक्शंस डिड नॉट कैरी सोशल स्टिग्मा विद इन द कम्युनिटी। तो ऐसे जो एक्शंस हैं ये कोई सोशल स्टिग्मा नहीं कैरी करते थे। जो भी हमने एक्शंस पढ़े इनकी कस्टम्स, इनकी सोसाइटी का, ये कोई सोशल स्टिग्मा कैरी नहीं करते थे। Treatment of the elderly. When elderly family members became too weak to survive independently, they were sometimes left in the snow to die। तो जब elderly लोग होते थे वो इतनी वीक हो जाते थे कि वो खुद से सर्वाइव ना कर पाए, तो उनको स्नो में ही छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। To outsider these practices appeared harsh and unacceptable। outsider लाइक हम लोगों को ये practices बहुत harsh और unacceptable लग रही है। however within Eskimos society they were socially accepted custom। लेकिन जो Eskimos की सोसाइटी होती थी इनमें ये बहुत सोशली एक्सेप्टेड कस्टम था। The perspective of anthropologists. Anthropologists argue that culture differences should not automatically be viewed as a sign of backwardness or inferiority। They believe that custom must be understood within their cultural context। तो कोई भी कल्चर की डिफरेंसेस को हमें एक साइन ऑफ बैकवर्डनेस और इन्फीरियरिटी के व्यू से नहीं देखना चाहिए कि अच्छा ये कस्टम बहुत बैकवर्ड है या इन्फीरियर है। ऐसे व्यू से हमें नहीं देखना चाहिए। हर एक कस्टम को उसकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से समझना चाहिए कि वो ऐसे डेवलप क्यों हुआ है, उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है। जजिंग अनदर कल्चर solely according to the standards of one own society can lead to misunderstanding। तो बेसिकली क्या बोला है कि दूसरे के कल्चर को अपने खुद के सोसाइटी के स्टैंडर्ड
करते जज करना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकता है। मेन लेसन क्या है इस सेक्शन का? द सेंट्रल लेसन ऑफ दिस सेक्शन इज दैट मॉरल वैल्यू एंड कस्टम डिफर अक्रॉस कल्चर्स। तो जो मॉरल वैल्यू होता है, जो कस्टम होते हैं, वो हर एक कल्चर में डिफर करता है। द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीक, द कैलेटिशियंस एंड द एस्किमोज डेमॉन्स्ट्रेट दैट देयर इज अ कंसिडरेबल वेरिएशन इन ह्यूमन बिलीफ अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो जो एस्किमोज का हमने एग्जाम्पल देखा, जो ग्रीक का देखा, जो कैलेटिशियंस का देखा, ये बेसिकली हमें क्या शो करता है कि ह्यूमन के जो बिलीफ है ना कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये भी बहुत डिफर करता है। The chapter encourages reader to recognize cultural diversity and to understand that many moral judgments are influenced by cultural tradition and social practices। तो ये चैप्टर हमें इंकरेज कर रहा है रीडर्स को कि हम रिकॉग्नाइज करें कल्चरल डाइवर्सिटी को और अंडरस्टैंड करें कि मैनी मॉरल जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल ट्रेडिशन एंड सोशल प्रैक्टिसेस। की हमारी जो भी मॉरल जजमेंट है, वेरी मोस्ट ऑफ द मॉरल जजमेंट हमारी कल्चर ट्रेडिशन और हमारी सोशल प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस्ड है। मीनिंग ऑफ कल्चरलेटिज्म, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल्चरलेटिज्म। Many people believe that the fact that different cultures have different moral codes help us understand the nature of morality. According to this view, there are no universal moral truth that apply to everyone। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि many people ये बिलीव करते हैं कि हर एक कल्चर के पास डिफरेंट मॉरल कोड होता है जो हमें उस कल्चर की नेचर ऑफ मोरालिटी को समझने में हेल्प करता है। बट कोई यूनिवर्सल मॉरल ट्रुथ नहीं है जो सब में अप्लाई होगा, मतलब कि कोई यूनिवर्सल राइट और रॉन्ग नहीं है जो सब में अप्लाई होगा, कोई सा ट्रुथ है नहीं हमारे पास। Instead, morality is determined by the custom and belief of each society। तो ये क्या बोल रहा है कि मोरालिटी सोसाइटी की कस्टम और बिलीफ से डिटरमाइन की जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई यूनिवर्सल मॉरल ट्रुथ नहीं है जो सब में अप्लाई किया जाए। Culture relativists argue that there is no independent standard of right and wrong that can be used to judge all culture। तो बेसिकली कोई इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नहीं है कि ये राइट है ये रॉन्ग है जिसको हम यूज़ करके हर एक कल्चर को जज कर पाएँ। एवरी मॉरल स्टैंडर्ड इज शेप्ड बाय द कल्चर इन विच इट एग्जिस्ट। हर एक मॉरल स्टैंडर्ड उस कल्चर से शेप्ड होता है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। The sociologist William Graham and Sumner argued that the concept of right is found within the custom and tradition of a society। की जो right का concept है वो एक society के custom और उसके tradition में found किया जाता है। According to him, people consider a certain action right because those actions have been practiced and accepted by their ancestor। दैट इज़ कि पीपल उन चीज़ों को राइट बोलते हैं और रॉन्ग बोलते हैं जो उनके एंसेस्टर्स नहीं किया था। अगर उनके एंसेस्टर जिस चीज़ को राइट बोलते थे तो वो भी इस चीज़ को राइट बोलेंगे। देयरफॉर मॉरल रूल्स डिराइव देयर ऑथॉरिटी फ्रॉम सोशल ट्रेडिशन रादर देन एनी यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल। तो मॉरल रूल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग ये बेसिकली एक सोशल ट्रेडिशन सोसाइटी से आता है रादर देन कोई यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल से। मेन आइडिया ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म। Culture relativism challenges the belief that moral truth are objective and universal। तो कल्चर रिलेटिविज्म ये बिलीफ चैलेंज करता है कि जो मॉरल ट्रूथ होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। बेसिकली वो इसके अगेंस्ट है और वो ये बोल रहे हैं कि कोई सिंगल मॉरल ट्रूथ नहीं है जो हर एक सोसाइटी में अप्लाई होगा। हर सोसाइटी का डिफरेंट बिलीफ होता है, डिफरेंट कस्टम होता है, डिफरेंट प्रैक्टिस होती है। इंस्टेड एवरी सोसाइटी डेवलप्ड इट्स ओन मॉरल कोड। तो हर एक सोसाइटी का अलग मॉरल कोड होता है एंड दोज कोड्स डिटरमाइन व्हाट इज कंसिडर्ड राइट और रॉन्ग विद इन दैट सोसाइटी। और वही कोड डिटरमाइन करते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है उस सोसाइटी के अंदर। मेन क्लेम क्या है कल्चरल रिलेटिविज्म के? डिफरेंट सोसाइटी हैव डिफरेंट मॉरल कोड्स। तो डिफरेंट कल्चर फॉलो डिफरेंट कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड मॉरल बिलीफ। हर एक सोसाइटी अलग, हर एक कल्चर अलग कस्टम्स फॉलो करता है, ट्रेडिशन फॉलो करता है, मॉरल बिलीफ फॉलो करता है। एज अ रिजल्ट एक्शंस कंसिडर राइट इन वन सोसाइटी में बी कंसिडर रॉन्ग इन अनदर। तो एक सोसाइटी में जो एक्शन है वो अगर सही है तो वो सेम एक्शन किसी दूसरी सोसाइटी में रॉन्ग हो सकता है। तो डिफरेंट सोसाइटी हैव डिफरेंट मॉरल कोड्स। सेकंड क्या क्लेम है कल्चर रिलेटिविज्म का? द मॉरल कोड ऑफ अ सोसाइटी डिटरमाइंस व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग विद इन दैट सोसाइटी। एक सोसाइटी का मॉरल कोड डिटरमाइन करता है कि उस सोसाइटी में क्या सही है, क्या राइट है एंड क्या रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू कल्चर रिलेटिविज्म एन एक्शन इज राइट इफ द सोसाइटी मॉरल कोड अप्रूव्स ऑफ इट। तो कोई एक्शन तभी राइट होगा जब उस सोसाइटी का मॉरल कोड उस एक्शन को अप्रूव करेगा। सिमिलरली एन एक्शन इज रॉन्ग इफ द सोसाइटी मॉरल कोड कंडेम्स इट। और कोई एक्शन रॉन्ग तब होगा जब सोसाइटी का मॉरल कोड उसे कंडेम करेगा, उसे गलत बोलेगा। तो पहला पॉइंट था कि हर एक सोसाइटी के डिफरेंट मॉरल कोड होते हैं और दूसरे पॉइंट में हमने सोसाइटी के विद इन देखा कि एक सोसाइटी के अंदर राइट और रॉन्ग पता करने के लिए हमें उस सोसाइटी का कल्चरल प्रैक्टिसेस देखनी पड़ेगी कि क्या वो सोसाइटी उस चीज़ को अप्रूव कर रही है या नहीं कर रही है। Third is there is no objective standard for judging culture।
Culture relativists argue that no universal standard exists by which one society moral code can be judged as better or worse than another. तो कल्चर रिलेटिविस्ट ये बोलते हैं कि कोई एक ऐसा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है, कोई ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है जिससे हम ये पता कर पाए कि कोई सोसाइटी का कौन सी सोसाइटी एक दूसरे से अच्छी है और कौन सी वर्स है. तो किस सोसाइटी को बेटर बोलना, किस सोसाइटी को वर्स बोलना, ऐसा करने के लिए कोई स्टैंडर्ड चाहिए होगा ना कि अच्छा ये है तो इस सोसाइटी में ज़्यादा अच्छा है, उस सोसाइटी में नहीं है. ऐसा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं कि कोई तुम सोसाइटी को जज कर पाओगे कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है. तो देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड फॉर जजिंग कल्चर्स. फोर्थ पॉइंट इज नो कल्चर हैज़ अ स्पेशल मॉरल स्टेटस. कि कोई कल्चर का मॉरल और कोई स्पेशल मॉरल स्टेटस नहीं है. द मॉरल कोड ऑफ वन सोसाइटी इज़ नॉट सुपीरियर टू द मॉरल कोड ऑफ अदर सोसाइटीज़. तो कोई एक सोसाइटी का जो मॉरल कोड है वो किसी दूसरी सोसाइटी के मॉरल कोड से सुपीरियर नहीं है. इट इज़ सिंपली वन अमंग मेनी डिफरेंट कल्चर सिस्टम्स. तो बेसिकली वो सोसाइटी एक बाकी सोसाइटी के में से एक कोई सोसाइटी है, तो वो बाकी का ही एक लाइक सब अलग अलग सोसाइटीज़ है और वो उनमें से एक सोसाइटी है. कोई एक सुपीरियर और कोई एक वर्स नहीं है किसी से भी. We should be tolerant of other cultures. Since different societies have different moral belief, culture relativists argue that we should avoid judging other culture and should instead show tolerance toward them. तो culture relativists क्या आर्ग्यू करते हैं कि हर एक सोसाइटी में डिफरेंट मॉरल बिलीफ होता है, हर एक सोसाइटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए कल्चर को जज करना एंड हमें टॉलरेंस शो करनी चाहिए सब कल्चर के थ्रू. वी शुड बी टॉलरेंट ऑफ ऑल अदर कल्चर्स. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, अ प्रॉब्लम विद इन कल्चर रिलेटिविज्म. अब एक प्रॉब्लम आती है कल्चर रिलेटिविज्म के अंदर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो पढ़ते हैं आगे इसको. द चैप्टर पॉइंट्स आउट दैट सम ऑफ द क्लेम मेड बाय कल्चर रिलेटिविस्ट मे कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर. For example, cultural relativism states that every society should follow its own moral code. At the same time, it argues that people should always be tolerant of other culture. However, what happens if a society moral code supports intolerance? तो ये क्या बोल रहा है, एक बहुत बड़ी बात कर रहा है कि ये बोल रहा है कि हर एक कल्चर रिलेटिविस्ट ये बोलते हैं कि हर एक कल्चर को अपना खुद का मॉरल कोड फॉलो करना चाहिए एंड हमें दूसरे कल्चर के लिए टॉलरेंट होना चाहिए. बट क्या होगा अगर किसी कल्चर की सोसाइटी किसी सोसाइटी कोई कल्चर कोई सोसाइटी इनटॉलरेंस को सपोर्ट करे, इनटॉलरेंस को वो बढ़ावा दे, उसको सपोर्ट करे, तो अब क्या होगा. एग्जाम्पल नाज़ी जर्मनी. The chapter uses the example of Nazi Germany. When Nazi Germany invaded Poland in 1939, it was an act of extreme intolerance. If cultural relativism claims that every society should follow its own moral code, then it becomes difficult to criticize the Nazis if they were simply acting according to their culture belief. This creates a challenge for culturalism because the theory value tolerance but may also permit intolerant action. तो क्या बोल रहे हैं कि जो नाजी जर्मनी ने जब पोलैंड को इन्वेड किया 1939 में, तो वो एक एक्ट था एक्सट्रीम इंटॉलरेंस का, वो एक बहुत एक्सट्रीम इंटॉलरेंस का एक्ट था. बट अगर कल्चर रिलेटिविज्म ये बोलता है कि हर एक सोसाइटी को उसके खुद के मॉरल कोड को फॉलो करना चाहिए, तो हम नाजीज़ को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे वर सिंपली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चर बिलीव्स. क्योंकि वो भी अपने खुद के कल्चर बिलीव्स में एक्ट कर रहे थे, तो वो भी अपने कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें वो भी गलत नहीं हुए. तो यही चीज़ एक चैलेंज ड्रॉ करता है कल्चर रिलेटिविस्ट के लिए बिकॉज कोई सोसाइटी कल्चर इंटॉलरेंस को भी प्रैक्टिस करती है. Next, cultural relativism response. Cultural relativists can respond by arguing that moral rules apply within the boundaries of a particular culture. तो cultural relativists ये argue करते हैं, can respond by arguing that moral rules apply within the boundary, कि moral rules apply करते हैं within the boundary of a particular culture. तो जो भी तुम moral rules है वो तुम्हारे culture के अंदर ही होने चाहिए. बाहर तुम दूसरे culture को अपने culture से रिएक्ट नहीं कर सकते. तुम्हारे कल्चर में कोई चीज़ राइट है तो तुम दूसरों को वो थोप नहीं सकते कि नहीं तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तुम्हारा जितना भी रूल है वो तुम्हारे कल्चर की बाउंड्रीज के अंदर ही रहेगा. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, वन जर्मन सोल्जर एंटर्ड पोलैंड, दे बिकम सब्जेक्ट टू द नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ पॉलिश सोसाइटी. तो अगर एक जर्मन सोल्जर एक दूसरी कंट्री पोलैंड को एंटर कर रहा है तो बेसिकली वो दूसरी सोसाइटी पॉलिश सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यू को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. Since Polish society did not permit the mass killing of innocent people, the action of Nazi could still be condemned. तो Polish society permit नहीं करती है mass killing of innocent people, तो जो actions है नाजी का उसको हम फिर भी challenge कर सकते हैं, उसको हम wrong बोल सकते हैं. The idea is summarized by saying when in Rome do as the Roman does. तो बेसिकली ये क्या आइडिया बोल रहा है कि जब तुम रोम में होगे तो तुम वही करोगे जो रोमन करते हैं, तुम उसी कल्चर की बाउंड्रीज में तुम वही प्रैक्टिस करोगे जो दूसरा कल्चर प्रैक्टिस करता है. तो व्हेन इन रोम डू एज द रोमन डू, तो ये एक वो है कोट.
तो नेक्स्ट है द कल्चरल डिफरेंसेस आर्ग्यूमेंट इंट्रोडक्शन. Culture relativists often use a particular argument to support their theory. तो culture relativist एक argument use करता है अपनी theory को support करने के लिए. This argument begins with the observation that different cultures have different moral beliefs and then concludes that there is no objective moral truth. तो ये क्या begin करता है, observation क्या begin करता है कि हर एक culture का different moral belief है और second की कोई objective truth नहीं है, जो हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई objective truth नहीं है और हर एक culture का moral belief है different. तो यही argument culture relativists use करते हैं. This reasoning is known as the कल्चरल डिफरेंसेस आर्ग्यूमेंट. जो ये आर्ग्यूमेंट है ना कि हर एक कल्चर का मॉरल बिलीफ अलग होता है और कोई ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रुथ नहीं है, इसको हम कल्चरल डिफरेंसेस आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. Example 1. Greek and Caltesians. The Greek believed that eating the dead was wrong, while Caltesians believed that eating the dead was right. तो प्रेमिस क्या है, प्रेमिस कंक्लूजन बेसिकली हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे. तो प्रेमिस हमारा होता है कि कोई हम क्लेम दे रहे हैं कोई, तो वो हमारा प्रेमिस होगा कि कोई हम सेंटेंस को क्लेम दे रहे हैं. कंक्लूजन हमारे प्रेमिस से डिराइव होना चाहिए. तो अगर हमारा कंक्लूजन हमारे प्रेमिस से डिराइव होता है तो वो एक राइट आर्ग्यूमेंट होगी. तो बेसिकली इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिंपली हम इसको पढ़ेंगे. द ग्रीक बिलीव दैट ईटिंग द डेड वॉज रॉन्ग वाइल कैल्टेशियंस बिलीव दैट ईटिंग द डेड वॉज राइट. तो ग्रीक ये बिलीव करते थे कि डेड को ईट करना रॉन्ग है एंड कैल्टेशियंस ये बिलीव करते थे डेड को ईट करना राइट है. देयरफॉर ईटिंग द डेड इज़ नीदर ऑब्जेक्टिवली राइट नॉर ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग. तो डेड को ईट करना ना ही ऑब्जेक्टिवली राइट है एंड ना ही ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है. इट इज़ सिंपली अ मैटर ऑफ कल्चर ओपिनियन. वो सिंपली एक मैटर है कल्चर ओपिनियन का. सेकेंड, इन्फेंटिसाइड. The Eskimos accepted infanticide where American generally consider infanticide morally wrong. तो एस्किमोज इन्फेंटिसाइड को एक्सेप्ट करते हैं और अमेरिकन जनरली इसको रॉन्ग मानते हैं. देयरफॉर देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ अबाउट इन्फेंटिसाइड. तो कोई ट्रूथ नहीं है इन्फेंटिसाइड के बारे में. डिफरेंट कल्चर सिंपली होल्ड डिफरेंट ओपिनियन. हर कल्चर डिफरेंट ओपिनियन होल्ड करता है. General form of the argument. The cultural differences argument can be summarized as follows. Premise क्या बोलता है कि different culture के different moral code होंगे और conclusion यही बोलता है कि कोई ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ नहीं है, कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है और राइट एंड रॉन्ग सिर्फ कल्चर में डिपेंड करता है. तो वही सिंपल सेंटेंस है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं. वाई द आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड. The author argues that the cultural differences argument is not logically sound. तो ऑथर क्या आर्ग्यू करता है कि जो cultural differences argument है ये logically sound नहीं है, ये सही नहीं है, करेक्ट साउंड नहीं कर रही है. The premise only tells us that different societies have different belief. premise क्या बोल रहा है कि different society के different belief होते हैं. However, the conclusion makes a claim about what is actually true. तो premise क्या बोल रहा है, हर एक सोसाइटी के अलग बिलीफ होता है. कंक्लूजन हम ये बोल रहा है कि सही क्या है एक्चुअली. A disagreement between people does not prove that there is no correct आंसर. बट मेन पॉइंट तो यही है कि लोगों के बीच का डिसएग्रीमेंट ये प्रूव नहीं करता है कि कोई करेक्ट आंसर ही नहीं है. अगर ये सोसाइटी ये बिलीव कुछ और बिलीव कर रही है और अगर दूसरी सोसाइटी कुछ और बिलीव कर रही है, इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई करेक्ट आंसर ही नहीं है. यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा द शेप ऑफ अर्थ. The chapter uses the example of geography to explain this point. Some society once believed that Earth was flat, while other believed that it was round. तो कुछ सोसाइटी पहले ये बिलीव करती थी कि अर्थ हमारी फ्लैट और कुछ सोसाइटी ये बिलीव करती थी कि अर्थ हमारी राउंड है. The fact that people disagree did not mean that there was no objective truth about the Earth shape. तो ये फैक्ट कि जो लोग डिसएग्री कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है अर्थ की शेप के बारे में. कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होगा, मतलब कि सब्जेक्टिव ही होगा बेसिकली. तो सम पीपल वर सिंपली मिस्टेकन. तो अगर कोई सोसाइटी ये बिलीव करे कि अर्थ फ्लैट है, कोई राउंड करे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ट्रूथ ही नहीं है अर्थ की शेप के बारे में, बट ट्रूथ है ना कोई. तो इसका मतलब बेसिकली वही है कि कोई डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल डज नॉट प्रूव दैट देयर इज़ नो करेक्ट आंसर. Similarly, disagreement about morality does not prove that there is no moral truth. तो अगर हर एक सोसाइटी के पास एक अलग व्यू है, एक अलग नोशन है मोरालिटी का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मोरालिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है, मोरालिटी के बारे में कोई ट्रुथ ही नहीं है. तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. The culture differences argument fails because its conclusion does not logically follow from its premise. तो बेसिकली मैंने यही बोला था ना कि कंक्लूजन को प्रेमिस से फॉलो करना चाहिए. तो कल्चर डिसएग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट इसलिए फेल होती है क्योंकि जो कंक्लूजन है वो प्रेमिस से लॉजिकली फॉलो नहीं करता है. द फैक्ट दैट कल्चर डिसएग्री अबाउट मोरालिटी डज नॉट प्रूव द ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये फैक्ट के जो कल्चर्स है वो डिसएग्री करते हैं मोरालिटी के बारे में और सबका अलग अलग बिलीफ है मोरालिटी का, तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई मॉरल ट्रुथ ही एग्जिस्ट नहीं करता है. Therefore, although cultural relativism may still be true, the cultural differences argument does not successfully prove it. तो therefore हम ये बोल cultural relativism true हो सकता है, बट जो cultural differences argument होती है जो cultural relativist लोग देते हैं
वो उसको प्रूव नहीं कर पाती है। वॉट फॉलोज फ्रॉम कल्चर रिलेटिविज्म, तो क्या फॉलो करता है कल्चर रिलेटिविज्म को? इवन दो द कल्चरल डिफरेंसेस आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड, कल्चर रिलेटिविज्म माइट स्टिल बी ट्रू। तो हमने डिस्कस किया कि कल्चरल डिफरेंसेस आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है बहुत, पर उसके बावजूद भी कल्चर रिलेटिविज्म ट्रू हो सकता है। Therefore, it is important to examine the consequences of accepting this theory. According to cultural relativism, the moral standards of the society are the only standard by which actions can be judged. तो moral society, कोई भी society का वो वही standard है जिससे उस society के action को हम judge कर पाएँ. If this view is accepted, it leads to several significant implications. तो अगर हमने इसको accept कर लिया कि कल्चरल रिलेटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि हर एक सोसाइटी का मॉरल स्टैंडर्ड ही उस सोसाइटी के एक्शंस को जज करेगा, तो इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो हम देखते हैं आगे। वी कैन नॉट जज द कल्चर। वन ऑफ द मेन कंक्लूजन ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इज दैट वी कैन नॉट क्लेम दैट द कस्टम ऑफ वन सोसाइटी आर मॉरली इन्फीरियर टू अनदर। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी सोसाइटी का क्लेम है, कस्टम है, वो हमारे से इन्फीरियर है। This idea encourages people to avoid judging culture simply because they are different. तो आइडिया क्या करता है, पीपल को इनक्रेज करता है अवॉइड करने में कि हम कल्चर को जज इसलिए नहीं कर सकते सिंपली बिकॉज कि वो डिफरेंट है हमसे। इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डिस्करेजेस एथनोसेंट्रिज्म। तो वो प्रमोट करता है हम रिस्पेक्ट करें कल्चरल डाइवर्सिटी को, और डिस्करेज करता है एथनोसेंट्रिज्म कि सिर्फ अपने एथनिक से तुम सेंटर्ड हो एंड तुम दूसरों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, विच इज़ द टेंडेंसी टू व्यू वन ओन कल्चर एज सुपीरियर, कि तुम अपने खुद के कल्चर को सुपीरियर व्यू कर रहे हो। हाउएवर दिस प्रिंसिपल ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बट ये प्रिंसिपल एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है दैट इफ कल्चर रिलेटिविज्म इज ट्रू देन वी कैन नॉट क्रिटिसाइज हार्मफुल प्रैक्टिस इन अदर सोसाइटी। तो अगर हम कल्चर रिलेटिविज्म को ट्रू मानते हैं तो हम दूसरी सोसाइटी के हार्मफुल प्रैक्टिसेस को हम क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल चाइना। This chapter discusses the example of Chinese government suppression of political dissent. Thousands of political prisoners have been subjected to harsh treatment, and during the Tiananmen Square incident 1989, many peaceful protesters were killed. So, according to cultural relativism, outsider would have no moral basis for condemning these actions because moral judgment can only be made according to the standard of society in which they occur. तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो चाइना का एग्जांपल देखिए प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि देखो चाइना की गवर्नमेंट ने सप्रेस किया पॉलिटिकल डिसेंट को, उन्होंने जो प्रिजनर्स हैं उनको बहुत हार्श ट्रीटमेंट दी, और उन्होंने एक कुछ इंसिडेंट हुआ था उसमें उन्होंने बहुत पीसफुल प्रोटेस्टर्स को किल किया। बट कल्चरलिज्म के थ्रू हम ये बोल नहीं सकते कि उन्होंने गलत किया, हमारे पास कोई बेसिस ही नहीं है ऐसा बोलने का कि उनके एक्शन थे वो रॉन्ग है, बिकॉज मॉरल जजमेंट कैन ओनली बी मेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि मॉरल जजमेंट से वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड से ही मेड की जा सकती है। हम अपनी सोसाइटी के स्टैंडर्ड से उस सोसाइटी को जज नहीं कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ चाइना हमने लिया। अब सिग्निफिकेंट क्या है इसका, दिस इम्प्लीकेशन अपीयर्स ट्रबलिंग बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट ऑपरेशन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे अकर। अभी हमें अजीब क्यों लग रहा है जो चाइना ने किया, हमें ये ट्रबलिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनी पीपल ये बिलीव करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल बेसिकली ये बिलीव करते हैं कि जो ऑपरेशन है, जो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, वो रॉन्ग है, चाहे कहीं भी हो रहा हो ये। सेकेंड क्या है, वी कैन नॉट क्रिटिसाइज आवर ओन सोसाइटी। तो कल्चर रिलेटिविज्म ऑल्सो प्रेजेंट्स पीपल फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग द मॉरल कोड ऑफ देयर ओन सोसाइटी, मतलब हम खुद की सोसाइटी के मॉरल कोड को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एक्शन इज राइट इफ इट कन्फर्म्स टू द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। तो कोई भी एक्शन सही तब होगा जब तुम्हारी सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड को वो कन्फर्म करेगा। देयरफॉर इफ अ प्रैक्टिस इज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी इट मस्ट बी कंसिडर मॉरली करेक्ट। तो अगर कोई भी सोसाइटी कोई प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करिए तो मतलब कि वो मॉरली करेक्ट है। एग्जाम्पल द कास्ट सिस्टम। Suppose a person in India questions whether the caste system is morally justified। तो अगर हम इंडियन सोसाइटी से अगर कल्चर रिलेटिविज्म के व्यू के हिसाब से अगर हम इंडियन सोसाइटी बिलीव कर रहे हैं और हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चल रहा था, हो रहा था, तो बेसिकली हम अपनी सोसाइटी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। According to cultural relativism, the answer depends entirely on whether the caste system is accepted by the society moral code। तो अगर हमारी सोसाइटी कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट कर रही है तो ये राइट है। इफ़ इट एक्सेप्टेड दैट देयर इज़ नो मॉरल बेसिस फॉर क्रिटिसाइजिंग इट। तो अगर मेरी सोसाइटी कुछ चीज़ को राइट बोले तो वो राइट है, कुछ चीज़ को रॉन्ग बोली तो वो रॉन्ग है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकती हूँ। तो बेसिकली ये बोल रहा है ये पॉइंट।
Significance. This conclusion is disturbing because most people believe that society are not perfect and that the social practices can be questioned and improved. ये conclusion disturbing इसलिए क्योंकि most people ये believe करते हैं कि society perfect नहीं है and that the social practices can be questioned and improved. तो जो भी social practices है वो question की जा सकती है and improve की जा सकती है. कल्चर रिलेटिविज्म लिमिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ सच क्रिटिसिज्म. तो कल्चर रिलेटिविज्म इन क्रिटिसिज्म की पॉसिबिलिटी को लिमिट कर देता है. वो बोलता है कि तुम्हारी सोसाइटी में वही सही है जो तुम्हारी सोसाइटी के मॉरल कोड सही बोलते हैं, तुम्हारी सोसाइटी में वही गलत है जो तुम्हारी सोसाइटी के मॉरल कोड गलत बोलते हैं. तुम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो. द आइडिया ऑफ मॉरल प्रोग्रेस बिकम डिफिकल्ट. मोस्ट पीपल बिलीव दैट सोसाइटी इम्प्रूव ओवर टाइम. तो मोस्ट पीपल ये बिलीव करते हैं कि सोसाइटी ओवर टाइम इम्प्रूव होती है. चेंजेस क्या इंक्रीज़ करते हैं? फ्रीडम इंक्रीज़ करते हैं, इक्वालिटी इंक्रीज़ करते हैं, जस्टिस इंक्रीज़ करते हैं. आर यूजली रिगार्डेड एज मॉरल प्रोग्रेस. तो जैसे कि फ्रीडम हो रहा है, इक्वालिटी हो रही है, जस्टिस हो रहा है, ये सब कुछ मॉरल प्रोग्रेस हम मानते हैं. हाउएवर कल्चर रिलेटिविज्म क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर दिस आइडिया. बट कल्चर रिलेटिविज्म इस आइडिया को डिफिकल्ट प्रूव कर रहा है. क्यों कर रहा है? बिकॉज एग्जाम्पल वुमेन राइट्स. इन द पास्ट वुमेन इन मैनी सोसाइटी कुड नॉट वोट ओन प्रॉपर्टी और होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. तो पहले बहुत सोसाइटीज़ में वुमेन को वोट नहीं किया जा सकता था, कि नहीं देने देते थे, ना वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी, ना वो पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सकती थी. दे वर लार्जली कंट्रोल बाय फादर और हस्बैंड. तो या तो उनके फादर उनको कंट्रोल करते थे या तो उनके हस्बैंड उनको कंट्रोल करते थे. टुडे मैनी ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड एंड मोस्ट पीपल व्यू दिस चेंजेस प्रोग्रेस. तो हमने सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शन को, सोसाइटी के मॉरल कोड को, बेसिकली सोसाइटी के रूल्स को हमने चेंज किया ना. यहाँ पे हमने क्रिटिसाइज़ किया कि ये नहीं, ये गलत है, हमने चेंज किया. तो यहाँ पे हम मॉरल प्रोग्रेस कर रहे हैं. सोसाइटी अच्छी हो रही है, सोसाइटी इंक्रीज़ हो रही है, फ्रीडम आ रहा है, इक्वालिटी आ रही है, जस्टिस आ रहा है. बट कल्चरलिज्म तो यही बोलता है ना कि सोसाइटी को तो चेंज ही नहीं कर सकते, हम सोसाइटी को क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते हैं. तो कल्चरलिज्म की वजह से कोई भी सोसाइटी का मॉरल प्रोग्रेस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लमैटिक बन जाता है कि कोई भी सोसाइटी मॉरली प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है बिकॉज कल्चरलिज्म ने क्रिटिसाइज करने को ही रोक दिया है. प्रॉब्लम. If culturalism is correct, then the old society cannot be judged by today's standard. तो अगर culturalism सही है तो पुरानी सोसाइटी को, ओल्ड सोसाइटीज़ को हम जज नहीं कर सकते आजकल के स्टैंडर्ड से. Since the old custom were accepted at that time, they would have been considered morally right. तो अगर उस टाइम में वो एक्सेप्ट किए, अगर लोग करते थे, प्रैक्टिस वो एक्सेप्ट किए थे, तो मतलब वो मॉरली राइट माने जाते थे. As a result, culturalism makes it difficult to say that society has actually progressed. तो culturalism ये बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देता है कि सोसाइटी एक्चुअली प्रोग्रेस हो रही है. Impact on social reform. The theory also affects how we understand social reform. Reform as attempt to improve society by challenging existing belief and practices. तो थ्योरी ऑल्सो अफेक्ट करती है कि हम कैसे अंडरस्टैंड करें सोशल रिफॉर्म को. रिफॉर्म अटेम्प्ट टू इम्प्रूव सोसाइटी बाय चैलेंजिंग एक्सिस्टिंग बिलीफ एंड प्रैक्टिस. तो रिफॉर्म अटेम्प्ट करते हैं सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके बिलीफ, रेस्ट्रिक्टिंग बिलीफ और प्रैक्टिस को चैलेंज करके. हाउएवर कल्चर रिलेटिविज्म स्टेट दैट अ सोसाइटी मॉरल कोड इज ऑलवेज करेक्ट. बट कल्चर रिलेटिविज्म तो ये बोलता है ना कि सोसाइटी के मॉरल कोड हमेशा सही है. तो एग्जाम्पल मार्टिन लूथर किंग Jr. fought against racial discrimination and fought to transform American society. तो उन्होंने racial discrimination के against fought किया और उन्होंने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी अमेरिकन सोसाइटी को. अकॉर्डिंग टू कल्चरलिज्म रिफॉर्म कैन ओनली अकर विद इन द लिमिट्स ऑफ द सोसाइटी एक्सिस्टिंग आइडियल्स. तो रिफॉर्म सिर्फ सोसाइटी के अंदर ही हो सकता है. द फंडामेंटल मॉरल स्टैंडर्ड देमसेल्फ कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिकॉज दे आर कंसीडर्ड करेक्ट बाय द डेफिनेशन. तो कोई भी सोसाइटी का फंडामेंटल मॉरल स्टैंडर्ड हम चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज सोसाइटी का जो भी रूल है वो उसको करेक्ट मानता है. Significant. This greatly restrict the role of social reforms and make meaningful moral change difficult to explain. तो ये कोई भी moral change को explain करने में भी बहुत difficulty create कर देता है. तो the consequence of cultural relativism have led many philosophers to reject the theory. तो बहुत philosophers ने इसको culturalism को समझ के उसको reject कर दिया because most people believe कि practices such as oppression, discrimination and slavery can be criticized wherever they कर. तो ऑपरेशन कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, स्लेवरी कर रहे हो, ये कहीं भी कर रहे हो, तुम्हारी सोसाइटी इसको सही मान रही है, गलत मान रही है, कुछ भी मान रही है, ये गलत है. दे ऑल्सो बिलीव दैट सोसाइटी कैन मेक जेन्युइन मॉरल प्रोग्रेस ओवर टाइम. तो सोसाइटी जेन्युइन मॉरल प्रोग्रेस मेक कर सकती है ओवर टाइम. Since cultural relativism makes this judgment difficult or impossible, many thinkers consider as an inadequate theory of morality. तो कल्चर रिलेटिविज्म इसको इन जजमेंट को डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल मान देता है. तो मैनी थिंकर्स यही बिलीव करते हैं कि ये एक इनएडुकेट थ्योरी है, एक इनएडुकेट थ्योरी है मोरालिटी की. तो बहुत लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं. Why there is less disagreement than it seems? Cultural relativism begins with the observation that different cultures often have different customs, moral practices. However, the chapter argues that these
Differences are sometimes exaggerated. When customer examined carefully, many apparent disagreement turn out to be based on differences in belief, customer, environment rather than differences in moral value. तो बेसिकली कल्चर का जो डिफरेंस होता है उनके बिलीफ में होता है, उनके सर्कमटेंसेस में होता है, उनके एनवायरनमेंट में होता है, rather than उनके मॉरल वैल्यू में. अब डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड वैल्यू क्या है कि पीपल ऑफ्टन अज्यूम दैट डिफरेंट कस्टम रिफ्लेक्ट डिफरेंट वैल्यूज. हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि हर एक पीपल सोचते हैं ना कि डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट वैल्यूज है, बट ये सही नहीं है. बिलीफ उनका अलग है. अब एग्जाम्पल, नॉट ईटिंग काउ. इमेजिन अ सोसाइटी वेयर पीपल रिफ्यूज टू ईट काउ इवन व्हेन फूड इज स्कार्स. तो एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करो जहाँ पे लोग नहीं खा रहे हैं काउ इवन इफ द फूड इज स्कार्स. मतलब फूड बहुत कम है, फूड है ही नहीं, बहुत कम ही चल रही है फूड की, लेकिन फिर भी लोग काउ नहीं खा रहे हैं. एट फर्स्ट दिस प्रैक्टिस में सीम वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन कस्टम. तो अगर तुम्हारे कस्टम में काउ खाई जाती है तो तुम्हें ये बहुत अजीब लगेगा. However, suppose the people believe that human soul can inhabit the bodies of cow after death. But सोचो कि अगर वो लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि जो ह्यूमन की सोल है वो काउस की बॉडी को इनहिबिट कर रही है आफ्टर डेथ, in that case a cow might be regarded as a deceased family member. तो उस केस में कहा तो हमारा डिसीज फैमिली मेम्बर होगी, तो हमको नहीं खा सकते. तो बेसिकली हमारा बिलीव है, हमारा बिलीफ. द डिफरेंस इज नॉट रियली अबाउट वैल्यू. यहाँ पे कोई वैल्यू का डिफरेंस नहीं कि नहीं काउ नहीं खानी चाहिए, अच्छा नहीं होता, ऐसा कोई वैल्यू का बिलीफ नहीं है. बट ये बहुत सोसाइटी अग्री दैट वन शुड नॉट हार्म और ईट वन ग्रैंड मदर. बट क्या बात है कि दोनों सोसाइटी ये बिलीव करेगी ना, दोनों सोसाइटी ये मानती है कि खुद की ग्रैंड मदर को खाना नहीं चाहिए, ठीक है, तो खुद की ग्रैंड मदर को हमें खाना नहीं चाहिए. तो डिसएग्रीमेंट लाइज इन द बिलीफ. तो ये बिलीफ का डिसएग्रीमेंट है यहाँ पे अबाउट वेदर अ काउ कुड एक्चुअली भी समवन ग्रैंड मदर. यहाँ पे कोई वैल्यू का डिसएग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे बिलीफ का डिसएग्रीमेंट है कि क्या काउ किसी की सच में ग्रैंड मदर हो सकती है. Therefore, the difference is based on factual or religious belief rather than moral value. तो therefore जो difference है यहाँ पे वो factual और religious belief में है rather than कोई moral value में. Factors that shape custom. Customs are influenced by many different factors. तो कोई भी सोसाइटी का कस्टम है वो बहुत अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है. These include moral value, क्या मॉरल वैल्यू है, क्या रिलीजियस वैल्यू है, क्या फैक्चुअल बिलीफ है, क्या फिजिकल इन्वायरमेंट है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है. एज अ रिजल्ट डिफरेंसेज इन कस्टम डू नॉट ऑलवेज इंडिकेट डिफरेंसेज इन मॉरल प्रिंसिपल. तो कोई भी डिफरेंसेज इन कस्टम्स का मतलब ये नहीं कि डिफरेंसेज इन मॉरल प्रिंसिपल होगा, क्योंकि बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो शेप करते हैं. Considering the Eskimo example, the practice of infanticide among the Eskimo initially appeared to reflect a lack of respect for human life. तो जो हमने infanticide का एग्जाम्पल देखा तो उसका मतलब हम तो ये बाहर से देख के बोलेंगे ना कि उनको रिस्पेक्ट नहीं है. ये तो हमें लग रहा है कि ये अपीयर ऐसा कर रहा है कि उनके पास एक लैक ऑफ रिस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ की. लेकिन however closer examination reveals a different explanation. बट अगर हम क्लोजली एग्जामिन करें तो हमें अलग ही रीज़न मिलेगा, एक अलग ही explanation मिलेगी. Harsh living condition. The Eskimos lived in an extremely difficult environment where food was scarce and survival was uncertain. तो एस्किमोज बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन्वायरमेंट में रहते थे जहाँ फूड बहुत कम होता था, सर्वाइवल बहुत अनसर्टेन होता था. एंड ओल्ड एस्किमोज सेइंग कैप्चर दिस रियलिटी, लाइफ इज़ हार्ड एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्मॉल. एक और एस्किमो ने ये बोला कि लाइफ बहुत हार्ड है एंड जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत छोटी है. फैमिली ऑफ्टन स्ट्रगल टू प्रोवाइड इनफ फूड फॉर ऑल द चिल्ड्रन. तो उनकी फैमिली, जैसे मोस्टली फैमिली बहुत स्ट्रगल करती थी कि वो अपने सारे लोगों को फूड प्रोवाइड कर पाए. द एस्किमो फेस सर्वल प्रैक्टिकल डिफिकल्टी दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड. उनको बहुत प्रॉब्लम हुई जिनसे उन्होंने ये प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड को कंट्रीब्यूट किया, स्टार्ट किया. मदर breast feed their children for many years which limited the number of children they would care for at one time. तो मदर अपने चिल्ड्रन को बहुत सालों तक ब्रेस्ट फीड करती है. ये भी लिमिट करता है कि वो कितने सारे चिल्ड्रन को एक बार में केयर कर पाएगी. Since the Eskimos were nomadic and constantly moved in search of food, mother had to carry their infant during travel and could usually carry only one baby at a time. तो Eskimos nomadic होते थे, मतलब ये ट्रैवल करते रहते थे फूड की सर्च में, तो मदर को भी अपने इन्फेंट्स को कैरी करना पड़ता होगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक चिल्ड्रन को कैरी कर पाएगी, संभाल पाएगी अच्छे से एक टाइम पे. इन एडिशन रिलायबल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल वर नॉट अवेलेबल. और मेन बात ये है कि बर्थ कंट्रोल का कोई मेथड ही अवेलेबल नहीं था, बर्थ कंट्रोल का कोई रिलायबल मेथड ही अवेलेबल नहीं था, रिजल्टिंग इन फ्रीक्वेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज. तो बहुत फ्रीक्वेंट और अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती थी. दीज हार्श लिविंग कंडीशन एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस समटाइम्स फोर्स फैमिली टू मेक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डिसीजन. तो ये जो हार्श लिविंग कंडीशन होता था, प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते थे, ये फोर्स करते थे फैमिली को एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डिसीजन में आने का, ताकि वो इंश्योर कर पाए सर्वाइवल ऑफ द ग्रुप. बाय फीमेल इन्फेंट्स और मोर किल. तो ये भी बात थी कि फीमेल इन्फेंट्स को ज़्यादा किल किया जाता था, पर फीमेल इन्फेंट्स को ज़्यादा क्यों किल किया जाता था? फीमेल इन्फेंट्स पर मोर लाइकली टू बी किल फॉर टू मेन रीजन्स. पहला कहता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मेन, कि मेन वर द प्राइमरी हंटर्स एंड फूड प्रोवाइडर इन एस्किमो सोसाइटी.
तो मैनी प्राइमरी हंटर्स थे और फूड प्रोवाइडर थे. सिंस फूड वॉज स्कार्स, मेल प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द सर्वाइवल ऑफ द कम्युनिटी. तो फूड भी कम था तो मेल लोग ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते थे अपनी कम्युनिटी के सर्वाइवल में. हाई मोर्टेलिटी अमंग मैन, हंटिंग बहुत डेंजरस एंड मैनी मैन डाइड यंग. तो हंटिंग बहुत डेंजरस थी और बहुत मैन बहुत जल्दी मर जाते थे. इफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन्फेंट सर्वाइव, द अडल्ट फीमेल पॉपुलेशन वुड इवेंचुअली बिकम मच लार्जर देन द अडल्ट मेल पॉपुलेशन. तो अगर इक्वल मेल और फीमेल सर्वाइव की आएगी तो लाइक मोस्ट यंग मैन मर जाते थे तो फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी देन द मेल पॉपुलेशन. अडॉप्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव, इन्फेंटिसाइड वॉज नॉट द फर्स्ट सोल्यूशन. तो हमने ये सुना था कि उनकी सोसाइटी में इन्फेंटिसाइड किया जाता था, मारा जाता था, बट देखा जाए तो सोसाइटी में इन्फेंटिसाइड फर्स्ट सोल्यूशन नहीं था. अडॉप्शन वॉज कॉमन, अडॉप्शन बहुत कॉमन था स्पेशली अमंग चाइल्डलेस कपल के अमंग वो आर विलिंग टू रेज एडिशनल चिल्ड्रेन. किलिंग एन इन्फेंट वॉज जनरली रिगार्डेड एज द लास्ट रिसोर्ट. तो एक इन्फेंट को मारना एक लास्ट रिसोर्ट था. यूज ओनली व्हेन सर्वाइवल सीम्ड इम्पॉसिबल, तब यूज़ किया जाता था तब सर्वाइवल इम्पॉसिबल सीम किया जाता था. जो सर्वाइवल इम्पॉसिबल होता था तब ही वो ऐसा करते थे. मेन लेसन क्या है कि द एस्किमोज डिड नॉट प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड बिकॉज दे लैक कंसर्न फॉर चिल्ड्रन एंड ह्यूमन लाइफ. तो बेसिकली वो इन्फेंटिसाइड ये इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते थे क्योंकि वो एक कंसर्न कम वो लाइफ को कम समझते थे या फिर उनके पास कोई लैक कंसर्न थी चिल्ड्रन या ह्यूमन लाइफ के बारे में. बट क्योंकि वो बहुत एक इन्वायरमेंटल प्रेशर के अंदर रहते थे, उनको एक सर्वाइवल की ज़रूरत थी, वो एक सर्वाइवल को इंश्योर करना चाहते थे. This example demonstrates that cultural practices must be understood within their social and environmental context. तो ये हमें क्या एग्जाम्पल हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कोई भी कल्चर प्रैक्टिसेस को हमें उस कल्चर के अंदर उसकी सोशल और इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट को समझते हुए समझना चाहिए. The chapter argues that cultural disagreements are often less significant than they first appear. Many customs that seem morally different are actually responsive to different living conditions. तो वही कि हर कल्चर बहुत अलग होता है उनकी लिविंग कंडीशन, उनके बिलीफ या उनके नेसेसिटीज़ की वजह से. Therefore, before concluding that two cultures have fundamentally different values, it is important to understand the reason behind their custom and practices. तो ये कंक्लूड करने से पहले ये दो कल्चर के बीच का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, हमें उनके कस्टम और प्रैक्टिस के बिहाइंड का रीज़न समझना चाहिए. Some values are shared by all cultures. Cultural relativism argues that different societies have different moral code. तो हर सोसाइटी का अलग moral code होता है. However, the chapter explains that we should not assume that cultures are completely different in every moral way. Some values must be shared by all cultures because they are necessary for human society to continue existing. So हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ वैल्यूज़ होती है जो हर कल्चर को शेयर करना चाहिए. हम कल्चर को ऐसे नहीं बोल सकते कि हर कल्चर एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है मॉरल वे में, मॉरल वैल्यूज़ में. सो कुछ वैल्यूज़ होती है जो हर कल्चर को शेयर करना चाहिए बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन सोसाइटी टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग. सो दे आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन. The fact that Eskimos practice infanticide does not mean that they did not care about children. Children are helpless and cannot survive without proper care and protection. So if a society completely ignored its young members, the children would not survive and the older member of the society would not be replaced. तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि एस्किमोस जो इन्फेंटिसाइड प्रैक्टिस करते थे दैट डज नॉट मीन कि वो चिल्ड्रन के बारे में केयर नहीं करते थे, बिकॉज हमने पढ़ लिया कि वो क्यों ऐसा करते थे, उनकी प्रैक्टिस के पीछे रीज़न क्या था. बट चिल्ड्रन आर हेल्पलेस एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्रॉपर केयर. तो चिल्ड्रन बहुत हेल्पलेस होते हैं, उनको प्रॉपर केयर चाहिए होती है टू सर्वाइव. सो इफ सोसाइटी कम्प्लीटली इग्नोर्स इट्स यंग मेंबर, अगर कोई भी सोसाइटी अपने यंग मेंबर को इग्नोर करेगी सो द यंग मेंबर दे वोंट बी एबल टू रिप्लेस द ओल्डर मेंबर लेटर ऑन द सोसाइटी. तो यंग मेंबर भी आगे जाके ओल्ड होंगे. तो अगर तुम यंग मेंबर को अपना बिल्कुल कम्प्लीटली इग्नोर कर दोगे तो आगे जाके यू वॉन्ट गेट एनी ओल्डर मेंबर ऑफ द सोसाइटी. एज अ रिजल्ट the society itself would eventually disappear. तो ऐसे सोसाइटी डिसअपियर हो जाएगी. Therefore, every culture that continues to exist must have some concern for children. तो जो भी कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है उनके पास कुछ कंसर्न होने चाहिए चिल्ड्रन को लेके. केसेस वेयर चिल्ड्रन आर निगलेक्टेड और हार्म्ड मस्ट बी एक्सेप्शंस rather than normal rule. तो केसेस जैसे चिल्ड्रन को नेगलेक्ट करना, हार्म करना, एक्सेप्शंस होने चाहिए rather than normal rule. This shows that protection of children is value shared by all human society. तो जैसे कि वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारी एक ऐसी वैल्यू है जो सारे ह्यूमन सोसाइटी, सारे ह्यूमन कल्चर्स एक शेयर करते हैं. सो ये वन ऑफ दोज वैल्यू है. अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है जो सारे कल्चर को शेयर करनी चाहिए, वो है हमारी वैल्यू ऑफ ट्रुथफुलनेस. Truthfulness is another value that every society must recognize. Imagine a society where nobody cared about telling the truth.
तो ट्रूथफुलनेस भी एक ऐसी वैल्यू है जो हर एक सोसाइटी को अपने अंदर कंसिस्ट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, बिकॉज ऐसी सोसाइटीज़ में नो बडी केयर अबाउट ट्रूथ, वो बहुत वियर्ड हो जाएगी, बहुत अनरियलिस्टिक हो जाएगी. For survival, जैसे कि whenever someone spoke, there would be no reason to believe them because they could be lying. तो बहुत weird और hard हो जाएगी सर्वाइवल के लिए अगर कोई ऐसी सोसाइटी जिसमें ट्रूथफुलनेस कोई वैल्यू नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वॉन्टेड टू नो द टाइम, आस्किंग समवन वुड बी यूजलेस. इफ लाइंग वॉज कॉमन बिकॉज द आंसर वुड नॉट बी ट्रस्टेड, तो हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे अगर सब लाई करेंगे. विदाउट ट्रस्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल वुड बी बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल. तो ट्रस्ट के बिना कम्युनिकेशन भी बहुत डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल बन जाएगी. Since every society depends on communication between its member, every society must value honesty to some extent. तो सब सोसाइटी वैल्यू करती है कि उनके मेंबर्स बीच में कम्युनिकेट कर रहे हैं. कम्युनिकेशन ऑन एन एवरेज हर सोसाइटी वैल्यू करती है. तो अगर वो कम्युनिकेशन को वैल्यू करना चाहती है और आगे बढ़ाना चाहती है तो एवरी सोसाइटी को ऑनेस्टी भी वैल्यू करनी पड़ेगी. दिस डज नॉट मीन दैट ऑल सोसाइटी बिलीव लाइंग इज रॉन्ग इन एवरी सिचुएशन. तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सोसाइटी ये बिलीव करेगी कि लाइंग बिल्कुल रॉन्ग है हर सिचुएशन में. डिफरेंट कल्चर में एक्सेप्ट एक्सेप्शंस बट ऑनेस्टी रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट जनरल वैल्यू. तो इवन इफ डिफरेंट कल्चर एक्सेप्ट एक्सेप्शंस बट ऑनेस्टी इज स्टिल हमारी जनरल वैल्यू होगी. Value against murder. Another example of universal moral rule is the prohibition against murder. A society where there was no rule against killing would be impossible to maintain. So अगर कोई killing के against हमारे पास कोई rule नहीं होगा तो वो भी society impossible हो जाएगी maintain करने के लिए. If people were free to kill other whenever they wanted and nobody considered it wrong, people would constantly fear for their safety. So if कोई भी किसी को आराम से कभी भी मार दे तो everyone will be very much concerned about their safety. Everyone would try to avoid others because other people could be potential threats. As a result, social life would collapse. People might form smaller groups for protection, but even these groups would need rules against killing in order to survive. So we need to have a value against murder and rules against killing because that will be वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी टू सर्वाइव. तो अगर हम मर्डर और किलिंग के अगेंस्ट अपनी वैल्यूज़ नहीं रखते हैं, रूल्स नहीं रखते हैं, तो दैट विल लीड टू प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी. तो सोसाइटी को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी. Therefore, some prohibition against murder is necessary for any society to exist. तो कुछ प्रोहिबिशन मर्डर के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए. यूनिवर्सल मॉरल रूल्स. द चैप्टर आर्ग्यूज दैट सम मॉरल रूल्स आर नेसेसरी फीचर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. तो कुछ मॉरल रूल्स भी नेसेसरी फीचर होते हैं ह्यूमन सोसाइटी के लिए, जैसे कि रूल्स अगेंस्ट लाइंग एंड मर्डर एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज दैट अपीयर इन ऑल कल्चर. तो रूल्स जैसे लाइंग के अगेंस्ट और मर्डर के अगेंस्ट किसी वैल्यू है जो हर कल्चर में हमारे एग्जिस्ट करते हैं. Cultures may disagree about the situation in which these rules can be broken, but this disagreement exists within a larger agreement that these values matter. तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होंगी जिसमें हम इसको ब्रोकन कर सकते हैं, रूल को तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो ये वैल्यू है ये कुछ ना कुछ वे में एग्जिस्ट करेगी ही हर कल्चर में. Therefore, we should not exaggerate cultural differences. Not every moral changes from one society to another. सो वी शुड नॉट एग्जैजरेट कल्चर डिफरेंसेस. हमें कल्चर डिफरेंसेस को बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए कि मॉरल वैल्यूज़ में भी डिफरेंट होंगे, बिकॉज मॉरल रूल भी हर मॉरल रूल सोसाइटी में चेंज नहीं होता. लाइक कुछ मॉरल रूल कंसिस्टेंट होते हैं, जैसे कि वैल्यू अगेंस्ट मर्डर एंड लाइंग. तो ये सब कुछ कंसिस्टेंट रहता है हर सोसाइटी में. सो नाउ वी विल स्टडीज कुछ जो कल्चरल प्रैक्टिस होती है जो अनडिज़ायरेबल होती हैं. तो दिस चैप्टर डिस्कस इज द केस ऑफ फौजिया कजिनिंदा, a 17-year-old girl from Togo in West Africa. She escaped her country and reached Newark International Airport in the United States, where she requested asylum. She wanted protection because she was trying to avoid a practice known as excision. Excision is a procedure that permanently damages female sexual organ. It is sometimes called female circumcision. Although it is very different from male circumcision, it is commonly referred to as female genital mutilation. तो एक गर्ल चाइल्ड थी 17 ईयर ओल्ड की,
टोगो वेस्ट अफ्रीका में, जिसका नाम था फौजिया। एंड शी एस्केप्ड हर कंट्री एंड रीच न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वो उन्होंने रीच किया था। एंड शी वांटेड असाइलम बिकॉज शी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम अ प्रैक्टिस नोन एज एक्सिशन। एक्सिशन को फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन भी बोलते हैं, मतलब कि परमानेंटली जो डिस्ट्रक्शन होता है, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फीमेल सेक्शुअल ऑर्गन्स। तो इसमें जो फीमेल की सेक्शुअल ऑर्गन्स होते हैं उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि वो सेक्शुअली गाइडेड ना हो, लाइक वो सेक्शुअली एक्टिव ना हो। एंड उसको वो शी डज़ नॉट टेक सेक्शुअल प्लेजर्स, तो उसकी वजह से उनको जेनेटल म्यूटिलेशन किया जाता है। तो इसमें हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। फजिया वॉज द यंगेस्ट ऑफ 5 daughters. हर फादर वो ओन्ड अ सक्सेसफुल टकिंग बिजनेस अपोज एक्सिशन। सो वो यंगेस्ट ऑफ 5 daughters थी, और उनके फादर जो सक्सेसफुल टकिंग बिजनेस को ओन करते उन्होंने अपोज किया था एक्सिशन को बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ एंड पोजिशन। उन्होंने इसको अवॉइड किया था बिकॉज उनकी वेल्थ और पोजीशन थी, वो प्रोटेक्ट कर पाए थे। ही वॉज एबल टू प्रोटेक्ट हिज फर्स्ट 4 daughters फ्रॉम द प्रैक्टिस। तो अपनी फर्स्ट 4 daughters को इस प्रैक्टिस से प्रोटेक्ट कर पाए थे। However, when Fauziya was 16, her father suddenly died. बट क्या हुआ, जब फौजिया 16 की हो गई, उनके फादर की डेथ हो गई। After his death, Fauziya came under the authority of her aunt. तो उनकी डेथ के बाद फौजिया की अथॉरिटी उनकी आंट ने ले ली। हर आंट अरेंज मैरिज फॉर हर एंड प्लान टू हैव हर अंडरगो एक्सिशन। तो उनकी आंट ने उनके लिए मैरिज अरेंज करी एंड उनको एक्सिशन दैट इज़ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के लिए प्लान किया उनके लिए। फौजिया वॉज टेरिफाइड एंड एस्केप विद द हेल्प ऑफ अ मदर एंड ओल्डर सिस्टर। तो फौजिया बहुत टेरिफाइड थी और उन्होंने अपनी मदर की हेल्प से एंड अपनी ओल्डर सिस्टर्स की हेल्प से उन्होंने एस्केप किया। आफ्टर रीचिंग अमेरिका शी वॉज इम्प्रिजन फॉर नियरली 18 months while authorities decided whether she could stay. तो अमेरिका में उनको 18 month के लिए इम्प्रिजन किया गया। During this time, she experienced harsh treatment and was eventually granted asylum. तो उनको बहुत harsh treatment experience करी उन्होंने and उनको eventually asylum मिल गया था। Her case created a major debate about how we should judge the customs of other culture. तो उनकी केस ने बहुत major debate start की कि हमें दूसरों के culture को कैसे judge करना चाहिए। The debate about culture relativism. Some people argue that excision was a harmful practice and should be condemned. तो बहुत लोग ये आर्ग्यू करते थे कि एक्सिशन एक हार्मफुल प्रैक्टिस है, उसको कंडेम कर देना चाहिए। बहुत लोग ये भी आर्ग्यू करते थे कि हमें दूसरों के कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज इसका मतलब ये होगा कि हम अपने वैल्यूज़ दूसरे कल्चर पे डाल रहे हैं, तो वी आर इम्पोजिंग द वैल्यूज़ ऑफ आवर ओन कल्चर ऑन अनदर्स। तो हमें दूसरों के कल्चर पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कल्चर रिलेटिविज्म देयर इज़ नो कल्चर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। तो कल्चर रिलेटिविज्म के हिसाब से कोई ऐसा कल्चर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नहीं है मोरालिटी का। इफ दिस इज़ ट्रू देन वी कैन नॉट से दैट एक्सिशन इज रॉन्ग। तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है मोरालिटी का, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो एक्सिशन है वो रॉन्ग है अनलेस आवर ओन कल्चर से इट इज़ रॉन्ग। अनलेस हमारा खुद का कल्चर ही नहीं बोलता कि एक्सिशन रॉन्ग है, हम भी ये नहीं बोल सकते। तो चैप्टर आस्क वेदर दिस इज़ रियली द केस। तो चैप्टर ये पूछते हैं कि क्या ये सच में ऐसा केस है। हार्म क्या होता है एक्सिशन की वजह से। द चैप्टर एक्सप्लेन्स दैट एक्सिशन कॉजेज सीरियस हार्म। इट कैन रिजल्ट इन एक्सट्रीम फिजिकल पेन, permanent loss of sexual pleasure, bleeding, infection, tetanus, long term health problem होती है, difficulty walking, chronic pain and sometimes death. Because of these harm, many people consider the practice morally wrong because this practice के बहुत ज़्यादा harm है, बहुत ज़्यादा सीरियस हार्म है, बहुत प्रॉब्लमैटिक प्रैक्टिस है ये। तो इसकी वजह से बहुत लोग इसको मॉरली रॉन्ग मानते हैं। Is excision necessary for society? The chapter compares excision with Eskimo infanticide. Eskimo infanticide occurred because of harsh environment. तो Eskimo के infanticide harsh environmental condition की वजह से होती थी, struggle for survival की वजह से होती थी। लेकिन excision is different because it is not necessary for society survival. Excision different इसलिए because ये necessary है ही नहीं society के survival के लिए। It is also not limited to one religion because it is practiced by group belonging to different religion. ना ये एक religion से limited है, इसको बहुत अलग अलग religions के भी लोग भी practice करते हैं, like group of another religions including Christianity और Islam भी इसे practice करते हैं। Argument used to defend excision. Some people defend excision by arguing that it provides social benefits. कुछ लोग इसको defend करते हैं कि ये social benefit
प्रोवाइड करता है. They claim that women who cannot experience sexual pleasure may be less likely to engage in relationship outside marriage. तो women जो sexual pleasure को experience नहीं कर पाएगी वो अपनी marriage से बाहर के relationship को नहीं marriage के बाहर के relationship में नहीं engage करेंगी. They also argue that it may reduce unwanted pregnancy. तो unwanted pregnancy भी reduce होगा. Women may be more loyal to their husbands. Women may focus more on their families. Some men prefer wives who have undergone excision. तो बहुत सारे men ऐसी wives prefer करते हैं जो excision जिनने अंडरगॉन किया होता है. These argument attempt to justify excision by claiming that it benefit women, men and family. तो बहुत तो क्या बोलते हैं excision को जस्टिफाई करते हैं ये बोलने के लिए कि वो बेनिफिट करता है men, women और families को. A possible standard for judging practice. The chapter suggests that we can judge cultural practices by asking whether they promote human happiness and well-being. तो हमें cultural practices उस बेसिस में जज करना चाहिए कि वेदर वो प्रमोट कर रहे हैं हमारी ह्यूमन हैप्पीनेस को एंड वेल बीइंग को. दिस गिव्स अस अ स्टैंडर्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी कल्चर इंक्लूडिंग आवर ओन. तो ये हमें ऐसा स्टैंडर्ड देता है कि हम किसी भी कल्चर में अप्लाई कर सकें इस चीज़ को इंक्लूडिंग हमारे खुद का कल्चर. अ प्रैक्टिस दैट कॉज अननेसेसरी सफरिंग एंड डज नॉट प्रोवाइड इनफ बेनिफिट कैन बी कंसिडर अनडिजायरेबल. तो जो ये प्रैक्टिस है ये बहुत सफरिंग कॉज करती है एंड इसमें इतना कुछ बेनिफिट नहीं है तो ये बहुत अनडिजायरेबल प्रैक्टिस है. दिस डज नॉट मीन वी आर सिंपली इम्पोजिंग आवर ओन कल्चर वैल्यूज बिकॉज ऑल कल्चर केयर अबाउट ह्यूमन वेलबींग इन सम वे. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद की कल्चर वैल्यू को इम्पोज करें बिकॉज हर कल्चर ह्यूमन वेलबींग के बारे में केयर करता है कुछ ना कुछ वेज में. वाई पीपल हेजिटेट टू क्रिटिसाइज अदर कल्चर इवन व्हेन अ प्रैक्टिस सीम्स हार्मफुल. थॉटफुल पीपल हेजिटेट टू क्रिटिसाइज इट फॉर 3 रीजंस. तो कुछ प्रैक्टिस इवन तो वो हार्मफुल हो थॉटफुल पीपल उसे क्रिटिसाइज करने में हेजिटेट करते हैं बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. तो हम वो 3 रीजंस पढ़ेंगे. पहला है फियर ऑफ इंटरफेयरिंग विद अदर कल्चर्स. Many people worry about interfering in other societies because history contains example of European and Americans. तो मैंने पीपल वरी करते हैं दूसरी सोसाइटी में इंटरफेयर करने के लिए बिकॉज हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल्स कंटेन करती है यूरोपियन और अमेरिकन के बारे में जिन्होंने नेटिव कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया इन द नेम ऑफ रिलीजन और प्रोसेस. तो यूरोपियन और अमेरिकन ने नेटिव कल्चर को डिस्ट्रॉय किया इन द नेम ऑफ रिलीजन और प्रोग्रेसेस. However, there is a difference between believing the practice is morally wrong. तो एक डिफरेंस है बिटवीन बिलीविंग अ प्रैक्टिस इज मॉरली रॉन्ग एंड ट्राइंग टू फोर्स अनदर सोसाइटी टू चेंज. तो ये बिलीव करना कि कोई प्रैक्टिस रॉन्ग है और दूसरा कि तुम किसी सोसाइटी को फोर्स कर रहे हो चेंज करने में. इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. जजिंग अ प्रैक्टिस इज नॉट ऑटोमेटिकली मीन इंटरफेयरिंग. किसी भी प्रैक्टिस को जज करने का मतलब ये नहीं है कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं. Importance of tolerance. Tolerance is an important value because it allows people with different beliefs to live together peacefully. तो tolerance भी एक important value because ये allow करती है people को with different beliefs कि वो एक साथ peacefully रह पाएँ. However, tolerance does not mean that every belief or practice is equally good. But tolerance का मतलब ये नहीं कि हर belief और हर practice equally good होगी. If we believed everything was equally acceptable, there would be nothing wrong to tolerate. अगर हम ये believe करेंगे कि हर practice everything is equally acceptable, then ऐसा कुछ होगा नहीं. There would be nothing wrong to tolerate. We can respect people from other culture while still believing that some practices are harmful. तो हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं दूसरे कल्चर को while still believing कि कुछ practices harmful है. थर्ड, क्रिटिसाइजिंग अ प्रैक्टिस डज नॉट मीन रिजेक्टिंग कल्चर. तो अगर हम किसी भी प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करें उसका मतलब ये नहीं कि हम उस कल्चर को रिजेक्ट करें. व्हेन वी क्रिटिसाइज अ कल्चरल प्रैक्टिस वी आर नॉट सेइंग दैट द एंटायर कल्चर इज बैड. एवरी सोसाइटी कंटेन्स बोथ गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस. तो हर सोसाइटी गुड और बैड प्रैक्टिसेस को कंटेन करती है. तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम उसकी कुछ चीज़ को उसकी कुछ पर्टिकुलर पार्ट को क्रिटिसाइज करें तो हम ये बोल रहे हैं पूरा कल्चर बैड है. अ कल्चर में हैव मेनी एडमायरेबल qualities while also having certain harmful customs. तो कल्चर के पास बहुत सारी admirable qualities हो सकती हैं while also having certain harmful conditions या customs. ठीक है. Therefore, the chapter argues that cultural differences should be understood carefully. We should respect other culture and avoid judging them simply because they are different. तो हमें दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको अवॉइड करना चाहिए जज करने में simply because they are different. However, respect does not require us to accept every culture practice as morally correct. रिस्पेक्ट करना हमें ये नहीं बोल रहा है कि हमें हर कल्चर प्रैक्टिसेस को morally correct मानना चाहिए. If a practice cause serious harm and does not promote human well-being, अगर कोई प्रैक्टिस serious harm cause कर रही है and वो human well-being को promote नहीं करिए, it can be criticized even if it is accepted within a culture. तो उसको हम criticize कर सकते हैं even if it is accepted within a culture. तो back to the 5 claims chapter now returns to the 5 main claim of the cultural relativism. अब हम अपने वापस 5 claim में आ गए cultural relativism की. After analysis the author evaluates how far each claim is correct. तो अब हम देखेंगे कि कितना
फार कितना ज़्यादा एक क्लेम करेक्ट है and where it fails. तो पहला था different society have different moral code and morality is determined by the society कि different society की different moral codes होते हैं और morality society से determined होती है. It is true that different societies have different moral code and what is considered right in one society may differ from another. तो ये true है कि हर society का different moral code होता है और जो एक society में right है वो दूसरे में कुछ और हो सकता है, वो wrong हो सकता है. However, this does not mean the societies completely disagree on all moral value. However, इसका ये मतलब नहीं कि societies हर moral value में disagree करेंगी. In fact, all cultures share some basic वैल्यूज़. तो हर कल्चर कुछ ना कुछ बेसिक वैल्यू तो शेयर करता ही है, जैसे कि केयरिंग फॉर चिल्ड्रेन, वैल्यूइंग ट्रूथफुलनेस, प्रोहिबिटिंग मर्डर. तो ये सब कुछ प्रैक्टिसेस है जो हर कल्चर शेयर करता है. व्हेन डिफरेंसेस अकर बिटवीन कल्चर दे आर ऑफ्टन ड्यू टू डिफरेंसेस इन फैक्चुअल बिलीफ रादर देन मॉरल वैल्यू. तो जब डिफरेंस अकर करते हैं वो डिफरेंसेस होते हैं फैक्चुअल बिलीफ में रादर देन मॉरल वैल्यूज़. फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में अग्री दैट वी शुड नॉट हार्म इनोसेंट पीपल बट डिसएग्री ऑन व्हाट काउंट्स एज हार्म. तो सोसाइटी ऐसा बिलीव कर सकती है कि हमें इनोसेंट पीपल को हार्म नहीं करना चाहिए, बट हार्म करने का मतलब भी है वो भी, उसमें भी सोसाइटी डिफर कर सकती है. तो नाउ वी विल स्टडी कि डिफरेंस क्या है मॉरल बिलीफ और मॉरल ट्रुथ पे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट अ सोसाइटी बिलीव्स इज राइट. तो हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि क्या वो सोसाइटी बिलीव करे कि सही है एंड व्हाट इज़ एक्चुअली राइट. तो क्या एक सोसाइटी बिलीव करे कि ये चीज़ सही है, एंड सेकेंडली हम ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि क्या वो एक्चुअली में सही है. और सोसाइटी मॉरल कोड रिफ्लेक्ट्स व्हाट पीपल बिलीव. एक सोसाइटी का मॉरल कोड वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या पीपल बिलीव कर रहे हैं. बट पीपल कैन बी रॉन्ग इन दे बिलीव, बट पीपल भी तो रॉन्ग हो सकते हैं ना अपनी बिलीफ में. देयरफॉर अ मॉरल कोड डज नॉट ऑटोमेटिकली गारंटी मॉरल ट्रुथ. देयरफॉर कोई भी मॉरल कोड का मतलब ये नहीं कि वो ट्रूथ होगा, ठीक है. वॉट इज़ एक्चुअली राइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू बिलीव इज़ राइट. एग्जाम्पल ऑफ मॉरल रॉन्ग डूइंग डिस्पाइट सोशल अप्रूवल. तो कुछ एग्जाम्पल थे जो मॉरली रॉन्ग थे डिस्पाइट सोशल अप्रूवल. द चैप्टर गिव्स एग्जाम्पल विच सोसाइटीज अप्रूव्ड एक्शन दैट मे वुड कंसिडर डीपली रॉन्ग. तो कुछ एग्जाम्पल थे जो कंसिडर होते हैं डीपली रॉन्ग. नाइजीरिया, एन अनमैरिड वुमन वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय स्टोनिंग फॉर हैविंग सेक्स आउटसाइड मैरिज. The crowd reportedly approved the verdict, although it was later overturned. तो एक अनमैरिड वुमेन को डेथ पे सेंटेंस कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने सेक्स किया था आउटसाइड मैरिज. लेकिन क्या हुआ था बेसिकली, वो मैरिज, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, बट फिर भी उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी, डेथ पनिशमेंट दी गई थी. एंड क्राउड ने इसको अप्रूव किया था, लेकिन लेटर ऑन इसको ओवरटर्न कर दिया गया था कि ये जो हुआ ये गलत हुआ है. A woman was sentenced to 20-year prison for smuggling marijuana, a punishment considered extremely harsh by many. तो इंडोनेशिया में एक वुमेन को 20 ईयर्स प्रिजन में रहना पड़ा था बिकॉज उन्होंने स्मगलिंग की थी marijuana की, एंड इस पनिशमेंट को बहुत हार्श माना गया था बाय मेनी. Saudi Arabia, a woman was raped, but when authority found she had been alone with an unrelated man, she was punished with lashes and her sentence was later increased on appeal. तो एक वुमेन को रेप किया गया, एक वुमेन का रेप हो गया था, but when authorities found she was alone, जब अथॉरिटी को पता चला कि वो एक मैन के साथ अलोन थी तो उनको पनिश किया गया और उनकी पनिशमेंट, उनकी सेंटेंस को भी इंक्रीज कर दिया गया. These examples show that society are not morally perfect. They can support or approve action that are unjust or harmful. Society morally perfect नहीं होती है, वो support और approve कर सकती है action जो unjust है. Therefore, culturalism wrong होता है ये assume करने में कि हर एक society approve करती है, जो भी हर society approve करती है वो automatically correct होता है. Society like individual can be morally mistaken. Society individual की तरह भी morally mistake कर सकती है और उनको भी improvement की ज़रूरत पड़ती है. There is no objective standard to judge one society better than another. तो ये तीसरा कल्चरलिज्म का पॉइंट था कि कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है कि हम जज करें वन सोसाइटी बेटर देन अनदर. इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड मॉरल रूल दैट अप्लाई टू ऑल टाइम्स एंड ऑल सोसाइटी. हाँ, डिफिकल्ट है कि हम ऐसा मॉरल रूल नहीं निकाल सकते जो हर सोसाइटी को हर टाइम पे अप्लाई होगा. हाउएवर, दिस डज नॉट मीन नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट. बट इसका मतलब ये नहीं कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता. इफ वी क्रिटिसाइज practices like slavery, stoning or genital mutilation, we must use principles that go beyond any one society. तो जैसे कि ये practices होगी slavery, stoning, genital mutilation, इसमें हमें ऐसे principles यूज़ करने पड़ेंगे जो सोसाइटी के बियॉन्ड है, क्योंकि सोसाइटी में तो उसको करेक्ट माना जा रहा है ना. One principle suggested in this chapter is our practice is wrong if it harms human well-being and does not promote human welfare. तो अगर कोई भी प्रैक्टिस है उसको रॉन्ग तब मानेंगे जब वो ह्यूमन वेलबींग को अफेक्ट करेगी एंड वो ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट नहीं करेगी.
एंड ह्यूमन वेलबींग को हार्म करेगी। दिस काइंड ऑफ स्टैंडर्ड अलाउ मॉरल क्रिटिसिज्म अक्रॉस कल्चर। तो ऐसा स्टैंडर्ड्स हमें हेल्प करते हैं कि हम दूसरे कल्चर्स में भी मॉरल क्रिटिसिज्म से हम देख पाएँ। Our society has no special moral status. It is true that our culture is not morally superior simply because it is ours. तो ये ट्रू है कि हमारा कल्चर मॉरली सुपीरियर नहीं है बिकॉज वो हमारा कल्चर है। देयर इज़ नो स्पेशल मॉरल ऑथोरिटी अटैच टू एनी कल्चर। कोई भी कल्चर में कोई स्पेशल मॉरल ऑथोरिटी अटैच नहीं होती है। However, saying that our culture code is just one among many does not mean all moral code are equally good. तो हम ऐसा बोलना है कि हमारा कल्चर का जो कोड है वो जस्ट among many है, ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि सब कल्चर के मॉरल कोड इक्वली गुड है। सम मॉरल सिस्टम्स में बी बेटर, मोर जस्ट और मोर ह्यूमन। तो किसी की सोसाइटी के कल्चर्स मोर अच्छे हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, मोर फेयर हो सकते हैं एंड मोर ह्यूमन हो सकते हैं। देयरफॉर मॉरल कंपैरिजन बिटवीन सोसाइटी इज स्टिल मीनिंगफुल। तो हम स्टिल मॉरल कंपैरिजन कर सकते हैं सोसाइटी के बिटवीन। It is arrogant to judge other culture. We should always be tolerant. There is truth in this claim. People are often arrogant when judging other culture, and tolerance is generally a positive value. तो ये ट्रूथ है कि पीपल एरोगेंट होता है जब हम दूसरे कल्चर को जज करते हैं। टॉलरेंस एक पॉजिटिव वैल्यू है। हाउएवर टॉलरेंस हैज़ लिमिट्स, बट टॉलरेंस में भी लिमिट्स होती है। वी शुड नॉट टॉलरेट प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व सीरियस हार्म और इनजस्टिस। तो हमें ऐसी प्रैक्टिस को टॉलरेट नहीं करना चाहिए जो सीरियस हार्म कॉज करती है और इनजस्टिस कॉज करती है। History shows that societies have done terrible things and progress is possible only when harmful practices are criticized and changed. तो हिस्ट्री ने शो किया कि सोसाइटी है वो टेरेबल थिंग्स उन्होंने की है एंड प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब हम हार्मफुल प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करेंगे एंड चेंज करेंगे। देयरफॉर टॉलरेंस डज नॉट मीन एक्सेप्टिंग एवरीथिंग विदाउट जजमेंट। टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करें विदाउट जजमेंट। What we can learn from cultural relativism. Introduction. Even when cultural relativism has serious weakness, it is not completely useless. तो अब हम पढ़ते हैं कि cultural relativism में बहुत weakness है लेकिन वो completely useless नहीं है। The chapter explains that the theory still offer important lessons. तो जो cultural relativism की theory है वो अभी भी important lessons को offer करती है। Warning against blind acceptance of customs. Cultural relativism correctly reminds us that many practices are not based on universal moral truth. तो बहुत practices हमारी universal moral truth में based नहीं होती है but are simply cultural tradition. वो simply एक culture का tradition होता है। Many customs are conventional meaning they exist because society follow them. तो कुछ बहुत सारी customs तो conventional होते हैं मतलब कि वो इसलिए ही exist कर रहे हैं because society उनको follow कर रही है, not because they are absolutely right. तो इसलिए नहीं क्योंकि वो बिल्कुल right है लेकिन इसलिए ही exist कर रहे हैं वो क्योंकि society उन्हें प्रैक्टिस कर रही है। वी शुड नॉट अज्यूम दैट आवर ओन कल्चर प्रैक्टिस आर ऑलवेज करेक्ट और बेस्ड ऑन यूनिवर्सल रीजनिंग। तो हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि जो हमारी कल्चर प्रैक्टिस है वो हमेशा करेक्ट है और बेस्ड है यूनिवर्सल रीजनिंग में। एग्जाम्पल फ्यूनरल प्रैक्टिसेस। डिफरेंट कल्चर ट्रीट द डेड इन डिफरेंट वे। तो फ्यूनरल प्रैक्टिसेस क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट कल्चर डेड को डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैरेटियंस होते थे हमारे, वो अपने डेड फादर को ईट करते थे ड्यू टू रिस्पेक्ट। तो ये बहुत शॉकिंग था बट विद इन देयर कल्चर दे मे हैव सिम्बलाइज ऑनरिंग द डेड। तो उसको वो सिम्बलाइज करते होंगे कि ये सही है। इन कॉन्ट्रास्ट बर्निंग और बर्निंग द डेड में ऑल्सो भी कल्चर प्रैक्टिस। तो कोई बर्न कर रहा है कोई बरी कर रहा है वो भी डिफरेंट होता है हर कल्चर में। द पॉइंट इज दैट कस्टम कैन हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन कल्चर। तो कस्टम्स में डिफरेंट मीनिंग होता है डिपेंडिंग ऑन कल्चर एंड वी शुड नॉट जज देम क्विकली। तो हमें बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए क्विकली किसी भी कल्चर को। हाउएवर cultural relativism goes wrong when it assumes that because some practices are cultural ऑल मॉरल स्टैंडर्ड मस्ट बी रिलेटिव। तो ये गलत होगा अगर हम अज्यूम करेंगे कि कुछ प्रैक्टिस कल्चर है तो मतलब ऑल मॉरल स्टैंडर्ड भी रिलेटिव होगा, मतलब एक कल्चर पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि मॉरल प्रैक्टिस हमारी मॉरल स्टैंडर्ड हमारे कल्चर के बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल मॉडेस्टी ऑफ ड्रेस। In the United States, it is considered inappropriate for women to expose their breasts in public. तो यूनाइटेड स्टेट में वुमेन को अनअप्रोप्रिएट होता है कि वो अपने ब्रेस्ट को पब्लिक में एक्सपोज करे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द 2004 सुपर बॉल हाफ टाइम शो जेनेट जैक्सन वार्डरोब माल फंक्शन लेड टू पब्लिक आउटरीच एंड गवर्नमेंट फाइन फॉर CBS। तो इनका माल फंक्शन ने पब्लिक आउटरीच को लीड किया एंड गवर्नमेंट ने फाइन भी किया CBS को। हाउएवर इन सम कल्चर एक्सपोजर ऑफ द बॉडी इज नॉट कंसिडर शेमफुल। लेकिन कुछ कल्चर में जो एक्सपोजर है बॉडी का उसको शेमफुल कंसिडर नहीं करते हैं। दिस शोज दैट व्हाट इज कंसिडर मॉडेस्ट और इमोरल डिपेंड्स ऑन कल्चर कंडीशनिंग। तो ये शो करते हैं कि क्या मॉडेस्ट है क्या इमोरल है वो हमारी कल्चर कंडीशनिंग में डिपेंड करता है।
Cultural conditioning shape moral belief. Our moral reactions are often influenced by the culture we grow up in. We may strongly feel that certain practices are wrong simply because we were raised to believe so. तो हम ये फील करेंगे कि कुछ कुछ प्रैक्टिसेस रॉन्ग होती है बिकॉज हमें ऐसा रेज किया गया था, हमें बचपन से ऐसा रेज किया गया था ये बता के कि वो प्रैक्टिस रॉन्ग है. Recognizing this helps us understand that our feelings are not always objective truth. तो इसको रिकग्नाइज करने में हमें ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि हमारी जो फीलिंग्स है वो ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल ट्रुथ होगी. This awareness can make us more open-minded and less dogmatic. तो ये अवेयरनेस हमें हेल्प करेगी more open-minded होने में, less dogmatic होने में. Herodotus quote. Herodotus observed that people tend to believe their own custom are the best simply because they are raised with them. तो people ये believe करते हैं कि उनका culture best है because इसलिए ही क्योंकि वो उस कल्चर में रेज हुए थे. If people were allowed to choose freely, they would still often choose their own culture practices because of familiarity and upbringing. तो अगर people को बोला कि तुम freely choose करो cultures को तो वो अपने culture को choose करेंगे because of familiarity and upbringing. Cultural relativism is a tool against dogmatism. Cultural relativism helps reduce ignorance and encourages open-mindedness. तो cultural relativism हमारा ignorance को reduce करता है and open-mindedness को increase करता है. It teaches us that our moral belief may be influenced by culture, not absolute truth. तो हमारा जो moral belief है वो culture से influence होता है लेकिन absolute truth से नहीं. ज़रूरी नहीं कि वो absolute truth से influence होगा. This can help us question our assumption and be open learning फ्रॉम अदर कल्चर. तो ये हमारी assumptions को हमें ओपन करने में हेल्प करेगा एंड क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा एंड हमें ओपन करने में हेल्प करेगा दूसरे कल्चर्स की लर्निंग से. Therefore, cultural relativism is attractive because it highlights an important truth. तो कल्चरल रिलेटिविज्म इसलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट ट्रुथ को हाईलाइट करता है दैट मेनी ऑफ आवर मॉरल बिलीफ्स आर शेप्ड बाय कल्चर. कि हमारा मोस्ट ऑफ द मॉरल बिलीफ हमारा कल्चर से ही शेप्ड होता है. हाउएवर इट बिकम्स इनकरेक्ट व्हेन इट क्लेम्स दैट ऑल मॉरल बिलीफ्स आर रिलेटिव. बट इनकरेक्ट रहता है जब वो क्लेम करता है कि सब मॉरल बिलीफ्स रिलेटिव होता है एंड दैट नो यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट. वी कैन एक्सेप्ट इट्स यूजफुल इनसाइट विदाउट एक्सेप्टिंग द फुल थ्योरी. तो हम कल्चरल रिलेटिविज्म की यूजफुल इनसाइट को एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट एक्सेप्टिंग द फुल theory. That's it for the video. Thank you very much. Like and subscribe. Show some support.